Good morning, one and all present in today's Emmy Talk. In this growing technology-friendly environment, we are here to discuss on the topic, knowing the digital media in the era of digitalization. To discuss on the same, we are having with us very charming and experienced personality. Introducing Deepika Sharma ma'am. Ma'am, I'll just go with a short profile of ma'am. Ma'am has done her Masters in Journalism from Makanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal. She has started her career in Professor Bhopal as an anchor of live show named Shubh Sham, associated with NBT, that is Navbharat Times Delhi, Navbharat Times Mumbai, Patrika, NDTV, Zee News. These are the very short journey of ma'am. Now, ma'am is currently working as deputy news editor with News 18 Hindi. At present, she is entertainment head at News 18 Hindi Digital. She has also visited China to attend international conference on cancer, and she was the only Indian health reporter to attend this conference. Ma'am is not. This is not only the limit. Ma'am has also got Ladli Media Award for the gender sensitive reporting. She has the experience of 12 years in this field. Before starting the Emmy talk, let's have the glimpses of ma'am's work with a short profile. Due to some technical error, we cannot play the short profile of ma'ams. So we'll request ma'am to please take on the session and start our Emmy talk on the topic, exploring the digital media in the era of digitalization. Ma'am. Hello everyone. I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Yeah. तो सबसे पहले तो थैंक यू एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया उन लोगों से बात करने का जिनके साथ हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं। और पटना और बिहार की बात करें तो वहां से आने वाले स्टूडेंट्स हमेशा काफी ब्राइट होते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि हिंदी जर्नलिज्म जिस चीज से जूझ रहा है कि अच्छी भाषा, जिसके लिए हम काफी परेशान होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक कंसेप्शन या ये कॉन्सेप्ट बहुत सुना होगा कि भाई नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। मैं अपने करियर के 13-14 सालों के एक्सपीरियंस में ये कह सकती हूँ कि जितनी शॉर्टेज जॉब्स की है, खासतौर पे जर्नलिज्म की बात करें, उतनी ही शॉर्टेज अच्छे कैंडिडेट्स की भी है। खासतौर पर ऐसे लोगों की जिनको भाषाई ज्ञान अच्छा हो, जिनको चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप जिस भी भाषा में काम कर रहे हैं या जिस भी भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो बट ये एक्सपीरियंस है मेरा, चाहे मेरे वो कॉलेज का रहा हो जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पढ़ाई मैंने की है, वहां पे भी पटना और यूपी के जो लोग होते हैं उनकी भाषाई, उनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कम से कम एक भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि मुझे इतने अच्छे लॉट से आप मिलवा रहे हैं जिनके साथ हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वी हैव अ टॉपिक अबाउट डिजिटल जर्नलिज्म।
सो पिछले जो 2 साल हमारे रहे हैं, लॉकडाउन हुआ है, हम सब ने जो चीजें झेली हैं, बहुत सारी तबीयत या बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाई दिए होंगे, हमने अपने आसपास देखे हैं, दोज आर सफरिंग for their earnings or for bread and butter. But problem is this कि इस पूरे दौर में अगर किसी ने बूम किया है या किसी को किसी की कीमत समझ में आई है तो वो है डिजिटल जर्नलिज्म की या फिर डिजिटलाइजेशन की। चाहे वो किसी कंपनी का पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में काम करना हो या फिर किसी और का, उसी में से एक फॉर्म है डिजिटल मीडिया, जिसमें हम मीडिया के तौर पे काम करते हैं। तो जहां बाकी सब लोग ये शिकायतें कर रहे थे कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास काम नहीं है या लोग परेशान थे, वहां हम कुछ चंद लोग जो थे या जो डिजिटल मीडिया में आ चुके हैं, वो उनमें से थे जो ये शिकायतें कर रहे थे कि बहुत सारा काम है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनके व्हाट्सएप पे जलेबियां बनाने के और पकौड़ियां बनाने के व्हाट्सएप मैसेजेस या स्टेटस डले होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार लॉकडाउन में आज किसी ने ये वाला पकवान बनाया और किसी ने ये वाला। लेकिन हम लोग उन लोगों में से थे जिनको ये सब नहीं करने का मौका मिला बिकॉज हम लोग काम में लगे हुए थे बहुत ज्यादा। तो डिजिटलाइजेशन ने इस लॉकडाउन ने ये समझा दिया कि आप घर बैठ के भी कैसे काम कर सकते हैं, कितना सटीक काम कर सकते हैं और कितने अच्छे से आप अपनी जॉब को बचाए रख सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं और घर में बैठ के भी, जो अब तक सोचना ही मुश्किल था। आई रिमेम्बर पहले जब भी होता था कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, किसी मजबूरी में किसी का पैर टूट गया या किसी को कोई दिक्कत हो गई और वो कहता था कि भाई ट्रेवल नहीं कर सकते ऑफिस तक, तो वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो काम देने वाले से लेके काम करने वाले तक सबका कंफ्यूजन यही होता था कि करेंगे क्या, घर से कैसे काम होता है, घर से थोड़ी कोई काम होता है, घर में बच्चे होते हैं, घर में काम हो रहा होता है बहुत सारा, और घर से कैसे काम करते हैं। लेकिन इस पूरे पीरियड ने हमें इस सारी इंपॉर्टेंस को समझा दिया। तो कि मेरा डिजिटल में जर्नलिज्म में मेरा 12-14 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन डिजिटल में मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हूँ। तो अच्छी चीज ये है कि जब सब लोग ये सोचते थे कि यार ये कौन सा मीडियम है या डॉट कॉम में कौन काम करता है, तब शायद अब इसे आज के टाइम में अगर हम कह सके तो विजन ही कहेंगे कि हमें उस समय ये समझ में आया था कि नहीं, आने वाला समय इसी मीडिया का है, इसी इसी फॉर्म का है। और आज चैनल हो, अखबार हो या आप किसी भी संस्थान को देख लीजिए जो मीडिया में काम कर रहे हैं, they have to come on digital platform and they all have this digital experience और digital क्या कहें कि लोग देख रहे हैं उन्हें, तो उन्होंने डिजिटली अपने आप को कन्वर्ट किया है। चाहे वो आज तक जैसा बड़ा बड़ा ब्रांड हो जो जिसका जो सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल था, तो चाहे वो चैनल के तौर पे नंबर 1 था, लेकिन डिजिटली उन्हें अपनी परफॉर्मेंस, अपना प्लेस क्रिएट करना हुआ, चाहे वो छोटी छोटी साइट्स हों या बहुत सारी साइट्स हों। तो ये तो है डिजिटलाइजेशन की ताकत या डिजिटल मीडिया की ताकत। तो पर आई थिंक मैं अगर यहाँ पे बात कर पाऊं या मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दें तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि मैं उनसे ये इंटरेक्शन सिर्फ मेरे बोलने का ना रहे, ये कम्युनिकेशन रहे, ताकि आप भी मुझसे बात कर पाए और कुछ सवाल हो पाए। तो सबसे पहला जो मुझसे जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, और आई होप आप लोग भी जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग ऑनलाइन हैं, जरूर ये सवाल आप लोगों से पूछा गया होगा कि भाई जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हो या पत्रकारिता क्यों करना चाहते हो। बहुत घिसा पिटा सवाल है लेकिन बेहद जरूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप अगर इस प्रोफेशन में, इस कोर्स के बाद अपना प्रोफेशन इसे बनाना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अभी तक अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आगे जाके बहुत, बाकी कितना भी कुछ आप कर लें लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को ये समझना ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ इंटरेक्शन कर पाऊं या मुझे कोई ये बता पाए कि आपसे इस तरह का सवाल किया गया या नहीं, और अगर है तो आप जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हैं, क्या रीजन है, कोई मुझे बता पाए। इज देयर एनी वे? Anyone who to ask? जी। Good morning, ma'am. Hi. My name is Mani Rana. Actually, I've been a student of art, and my mother wanted me to like do engineering and some sort of science thing.
Okay. You are not too much audible for me. Am I audible now? Yes, yes, yes. Yeah. So, like, yes, my mom wanted me to do some sort of science project or some science thing, but I was very much interested into writing, exploring, and that's why most of the people usually ask me, कि क्यों करना है? Mass communication करके क्या करोगे? The answer is probably I'll get a chance to explore the world in my own perspectives, and I'll get a chance to know what actually hidden inside the society, which we usually don't have an idea about. Like लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अपना प्रोफेशन को like complete कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स जान बचा लेते हैं, but what's inside? So media is the form which founds the side of the things which are not visually given to the people in localities. So this is the reason why I have chosen mass media. How sweet. So very clear in your thoughts and congratulations for that. क्योंकि बहुत जरूरी है इस एज में अपने थॉट्स को लेके क्लियर रहना. आपने जैसे कहा, आपने थैंक यू. आपने जैसे कहा और मैं समझ लेती हूँ कि शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ यू. तो यहाँ जो उन्होंने कहा कि मुझे जो चीजें एक आम आदमी के तौर पर हम समाज में नहीं देख पाते, मीडिया हमें वो एक प्लेटफॉर्म देता है, एक नजरिया देता है कि हम वो चीजें देख पाए. तो सबसे बड़ी चीज यहाँ मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ये मौका आपको मीडिया के जरिए मिलेगा, लेकिन जब आप पत्रकार बने तो आपको बहुत जरूरी है आप ये समझें कि हम सब्जेक्टिव ना हो जाएं. और फिर यहाँ सवाल आता है कि भाई आप क्यों मीडिया में आना चाहते हैं. तो दो चीजें हैं कि आप करियर के तौर पे इसे चुनना चाहते हैं या ये सिर्फ आपका पैशन है. तो यूजुअली बाकी सारे प्रोफेशंस में ऐसा होता है कि अगर आप इसे पैशन के तौर पे चुने तो आप चल जाते हैं कुछ टाइम तक, और करियर के तौर में चुने तो भी चल जाते हैं. लेकिन जर्नलिज्म की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि एक शायद अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपका पैशन नहीं है तो आप इस करियर को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि जितना हेक्टिक, जितना शेड्यूल और जितना ट्रॉमा यहाँ पे होता है, जितना आप पूरे टाइम जितना ऑन द टोज रहते हैं, वो बहुत ही डिमांडिंग है. तो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप वो कंप्लेन वाले मोड में चले जाते हैं कि यार संडे को छुट्टी क्यों नहीं मिलती, या इस दिन छुट्टी क्यों मिली है, या मुझे तो इतने घंटे काम करना है, तो ये कंप्लेंट्स वाले मोड आप इसमें नहीं कर सकते. और जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ ये और भी ज्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप टीवी अखबार में काम करते थे तो आपकी जो टाइमलाइन थी वो 24 आवर्स थी. यानी अगर आप एक खबर कवर कर रहे हैं तो आप उस खबर को देखिए, उसको समझिए, आपके पास इतना मौका है कि आप शाम को जाकर उस खबर को फाइल करेंगे और वो अगले दिन अखबार के तौर पे रीडर्स तक पहुंचेगी. तो जब आपके पास इतना लंबा टाइम स्पैन होता है तो आपके पास किसी चीज को खोजने का, समझने का, उस पर काम करने का एक मौका होता है. फिर आता है टेलीविजन, जहां पे आपके पास अगर कोई खबर है तो हमारे पास मौका है कि हम तुरंत उसकी कुछ चीजें निकालें और हम उसे ब्रेक कर दें. हमें तुरंत उसके अगर विजुअल मिल जाए, स्पेशली टीवी में ये लिमिटेशंस होती है कि आपके पास विजुअल वैल्यू होनी चाहिए. कई बार खबर बहुत बड़ी होती है लेकिन उसके पास, फिर आजकल तो खैर पैटर्न हो गया है कि एंकर खड़े होकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो आपके पास विजुअल भी नहीं है तो एंकर है, आप उसके साथ इस्तेमाल कर लें. लेकिन एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि टीवी में विजुअल वैल्यू की खबरों के आसपास हमें काम करना होता है. लेकिन डिजिटल एक ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे एक तो पूरे दिन घटनाएं हो रही हैं, आपको तुरंत ब्रेक करना है, यहाँ सेकंडों की बात होती है. तो आप स्लो स्पीड में या ये सोच के जितना जितना टाइम स्पेंड किसी भी मीडिया का घटता चला जाता है, वो उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही चैलेंजिंग, और वहां गलतियों के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी सतर्कता उतनी ही ज्यादा हमें उस मीडियम में चाहिए. तो ये डिफरेंस है बेसिक डिजिटल मीडिया और इस चीजों को समझने का. लेकिन चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, मैं सीधे डिजिटल पे बात करना शुरू करूंगी कुछ देर में, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे काफी क्लियर होने चाहिए. तो ये थी जर्नलिज्म की बात. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है अभी, वहां सबसे ज्यादा जरूरी, कई बार ये होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि किताबों को पढ़ के क्या करना है, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे आगे तो, और या अगर अभी भी आपने एक दो खबर अगर कुछ करनी शुरू की हो या आप अखबार देखते हो, आपको लगा ये 5W1H कितना काम आ जाएंगे, या उदंत मार्तंड क्यों निकला, कब निकला, इससे पढ़ के मैं जर्नलिस्ट कैसे बन जाऊंगा. कई बार ये क्यूरियोसिटी, ये सवाल या
इवन स्टूडेंट्स जब बैठते हैं तो इस तरह की बातें आपस में करते हैं कि मैं ये कोर्स बुक्स मेरे क्या काम आने वाली है, बिकॉज जर्नलिज्म तो प्रैक्टिकल फील्ड है। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल फील्ड है, लेकिन याद रखिए जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं, जब आप खबर करने निकलते हैं, या फिर जब आप डिजिटल पे बैठ के काम करते हैं, तो बहुत जरूरी है आप ये बात समझें कि जब आपके सामने खबर आए कि किसी स्टेट ने पेंशन शुरू कर दी या किसी स्टेट ने पेंशन बंद कर दी, अगर आप इतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि आपको ये पता ही नहीं है कि स्टेट की किसी भी नौकरी के हिसाब से उसकी पेंशन तय करना या सैलरी तय करना, ये स्टेट की काम में आता है या केंद्र के काम में आता है, सेंट्रल के काम में आता है, ये बेसिक डिफरेंस अगर आप नहीं समझ पाते तो आप उस खबर को अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक अच्छा जर्नलिस्ट होना, पढ़ा लिखा होना, चीजों को समझना, स्पेशली कुछ ऐसे विषय जिनमें आपकी रुचि है उनके बारे में बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और डिजिटल में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ टाइमिंग बहुत कम, आपके पास बहुत कम समय होता है जब आप किसी खबर पे रिसर्च कर पाए। उसके लिए एक छोटे अलग विंग्स बने हुए हैं। जैसे मैं न्यूज 18 में डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पे काम करती हूँ, मैं यहाँ इंटरटेनमेंट हेड, तो इंटरटेनमेंट सेक्शन पूरा मैं हैंडल करती हूँ। तो लेकिन हमारे पास एक अलग से सेक्शन है जिसका नाम है नॉलेज, जिसे हमारे एक सीनियर हैं वो हैंडल करते हैं। तो नॉलेज एक अकेला ऐसा सेक्शन है, और जो शायद मैं न्यूज 18 को इस चीज के लिए बहुत बहुत मैं कहूंगी कि बहुत थॉटफुल विचार है ये, कि एक तरह से एक पूरा विंग हमने शुरू किया जहां पे सोच समझ के खबरें की जाती है। अक्सर आपको डिजिटल में ये बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि तुरंत की घटनाएं जो स्पेसिफिक है, जैसे आई डीवा है अगर आप देखते हैं, ललन टॉप है, इस तरह के ऑर्डिनरी है, इस तरह के कई सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बहुत ही स्पेसिफिक चीजें होती है, वहां आपको डिटेल खबरें मिलेंगी, लेकिन वो न्यूज ही चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती, या तुरंत की ब्रेकिंग का प्रेशर वहां नहीं होता। लेकिन जब आप डिजिटल फॉर्म में काम करेंगे, देखिए डिजिटली अब हम सीधे अगर डिजिटल की बात करें तो अब हमारे पास बहुत सारे मौके हैं जॉब्स के लिए या चीजों को समझने के लिए। पहले जब हम डिजिटल की बात करते थे तो साइट्स थी, न्यूज साइट्स जिनको आप देखते हैं, चाहे वो आज तक हो, हिंदुस्तान हो, न्यूज 18 हो, एनडीटीवी हो, जी न्यूज हो, ये जितनी साइट्स हैं ये न्यूज के तौर पे काम करती हैं, इनके ऑलरेडी एक बैकअप न्यूज रूम्स हैं, इनके न्यूज चैनल्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने आप अपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, अपने फॉर्म के हिसाब से अपना एक नीश चुनते हैं। अगर आप किसी चीज में क्यूरियोसिटी आपके पास है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, you can create your channel on YouTube for reviews, for trailer reviews, for film reviews. If you are interested in technology, so you can create your channel for unboxing. So बहुत सारा प्लेस है, बहुत सारे नीश है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटली आप कर सकते हैं। तो YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया साइट्स अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अकाउंट बनाते हैं और जो चाहे वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत फॉर्मली चीजें होती हैं। ये भी लोगों को एंगेज करने का, न्यूज को फैलाने का, न्यूज को प्रमोट करने का और काम करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब आप डिजिटल पे आने की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन को समझना और चुनना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी जो आपका 4 साल का 3 साल का जो कोर्स है, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप ये समझना शुरू कर दें कि आप करने क्या वाले हैं। आप मास्टर ऑफ ऑल सॉरी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन वाला जमाना अब नहीं है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल चलेगा लेकिन मास्टर ऑफ वन या मास्टर ऑफ टू का जमाना है। आपको किसी न किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लोग अगर किसी को समझ में आए, मान लीजिए आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स, आप जब जाएंगे फील्ड में और जब काम करेंगे, तो अगर आप किसी चीज में काम कर रहे हैं, मान लीजिए एंटरटेनमेंट में ही अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके ऑफिस में जब भी एंटरटेनमेंट की बात हो और आपके बॉस के दिमाग में अगर आपका चेहरा नहीं आए या वो आपके बारे में आपका नाम नहीं आए किसी डिस्कशन में जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो, तो फिर बेकार है। तो फिर आप सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रह जाएंगे जो कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल में सबसे ज्यादा जरूरी है, आप खुद अगर इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, आप देखते होंगे
कुछ गिने चुने चेहरे हैं जिन्हें आप बार बार देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको उनका कंटेंट पसंद आता है, तो वो स्पेशलाइजेशन की बात है, वो सब कुछ नहीं करते। कोई भी आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो जैक ऑफ ऑल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको आना चाहिए, हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बिकॉज हम जर्नलिस्ट है, हम ये इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर ऑफ वन और टू का कॉन्सेप्ट बहुत नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल वही चल रहा है। आप जैक ऑफ ऑल बन के यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। तो प्लीज अपने अभी जो आपके शायद आगे के सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर के लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को जरूर ये स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जो नए बच्चे हैं, आप लोग भी प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए, या आप अभी से अपने इंटरेस्ट अगर नहीं है तो क्रिएट करना शुरू करें। आप न्यूज़पेपर में, और आपको अगर समझना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो दूसरों पे प्लीज मत पूछिएगा, या इस हिसाब से स्पेशलाइजेशन मत चुनिएगा कि भाई बगल वाली को बिजनेस पसंद है, ये पढ़ रही है तो इसी के हिसाब से मैं भी कोर्स तैयार कर लूंगी, या मेरे दोस्त को ये वाला पसंद है, नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ, हम लोग जब स्टूडेंट्स थे हम भी इसी पे काम करते थे कि इसके नोट्स आसानी से मिल जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, या ये वाला ये पढ़ाता है। कुछ काम नहीं करता। अगर आप सच में इस प्रोफेशन में आगे जाके बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी तिकड़म्स काम नहीं करेगी। जितना आपका इंटरेस्ट है, जितना खंगाल सकते हो ना अपने आप को, आप खंगाल लीजिए। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आ जाएंगे तो वहां बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें। तो वहां जाके चीजें संभालने से अच्छा है अभी कॉलेज में जितनी गलतियां करनी है, जितनी मस्ती करनी है, जितनी चीजें एक्सप्लोर करनी है ना, वो कीजिए। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, अभी अब अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जब कॉलेज में थे तो हमें भी लगता था कि जल्दी से जॉब मिले, हम बाहर जाएं और जॉब करना शुरू करें। लेकिन आज जब 12-14 सालों से मैं जॉब कर रही हूँ, कॉलेज जैसा फन, कॉलेज जैसा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो जो प्लेस है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके टीचर्स जो आपको बहुत मजेदार चीजें बता रहे हैं, भले ही अभी मजेदार न लग रही हो, लेकिन बाद में आपको यही चीजें बहुत आप मिस करेंगे और बहुत अच्छी लगेंगी। डिजिटल मीडिया में मैं फिर से टॉपिक पे आती हूँ, तो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हमने स्पेशलाइजेशन की बात कर ली, आप क्यों कर रहे हैं वो बात कर ली। जो आज का एरा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। आप प्लीज टेक्नोलॉजी को समझें। और तकनीक के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बदलती बहुत जल्दी है। तो आप ये सोच के कि इफ आई नो दिस पर्टिकुलर फॉर्म या आई नो दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो अब मेरा काम हो गया या मेरा करियर सेट है, ये टेक्नोलॉजी के साथ दिक्कत है। क्योंकि तकनीक हर दूसरे दिन चेंज होती है। जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था तो हम प्रिंट के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि वही एक सबसे रिनोल्ड और बड़ा सम्मानित सा चीज मानी जाती थी। टीवी था, लेकिन पैशन, टीवी में एक्सप्लोर ज्यादा थी, चीजें आपको देखने को बहुत मिलती थी। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अखबार में काम करना होता था। तो हमारे टाइम ये कॉन्सेप्ट था, और हम क्वार्क एक्सप्रेस पे काम करते थे, हम पेज मेकिंग सीखते थे, पेज बनाते थे, इन डिजाइन पे काम करते थे, बेसिक डिटेलिंग ये करते थे। लेकिन आप विश्वास मानिए, मैंने जर्नलिज्म करियर के 5 साल के अंदर क्वार्क गायब हो गया। क्वार्क को इनडिजाइन ने रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद क्वार्क क्या होता है किसी को पता भी नहीं। तो सोचिए, जिन लोगों ने ये सोच के क्वार्क समझ लिया होगा कि क्वार्क एक्सप्रेस आ गया तो अब तो करियर सेट हो गया, उनकी क्या हालत हुई। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप प्लीज टेक्नोलॉजी में एक तो खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि ये चेंज होने वाला है, ये रेगुलर चलने वाला है, तो इस पे आपको काम करना होगा हमेशा। डिजिटल में जब हम काम करते हैं तो हम सीएमएस में काम करते हैं। आपने वर्ड प्रेस सुना होगा। आप ब्लॉग, अगर कोई आप में से लिखता हो, नहीं लिखता हो तो प्लीज लिखना शुरू कीजिए। ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वर्ड प्रेस पे कर सकते हैं। यूजुअली जितने भी सीएमएस बने हुए हैं जो डिजिटल फील्ड में काम करते हैं, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो। और आप एक खुद भी ब्रांड के तौर पे डेवलप हो जाएंगे। और आगे आने वाला जमाना, ब्लॉगिंग से बहुत लोग घर बैठे बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो जरूर आप देखिए, मुझे ये लगता है कि जितनी नई अपॉर्चुनिटीज पे आप थॉट रखेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे ना, उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो जितने ट्रेडिशनल मीडियाज हैं या फिक्स पैटर्न्स हैं, अब वो चेंज हो रहा है। अब आप इंस्टाग्राम पे बैठ के बहुत देर तक किसी एक क्रिएटर की चीजों को देखते हैं। तो इवन कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि वो अपनी इस तरह की प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं। तो डिजिटल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिजिटल का एक ही नियम है कि यहाँ कोई नियम नहीं। आपने जब भी नियम के बारे में सोचा कि दिस इज द सेट पैटर्न और दिस इज द रूल, बिकॉज डिजिटल मीडिया इज वेरी न्यू मीडिया। सो इफ somebody is claiming that I know all the rules or I can make you
star in digital media. So trust me friends, he is making you fool, because digital का कोई नियम नहीं है. हम खुद यहाँ काम करते हैं और हर दूसरे दिन गूगल के एल्गोरिदम चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे चेंज होती हैं और हमें डिजिटल में रेगुलर काम करना होता है. तो टेक्नोलॉजी वाइज प्लीज अपने आप को अपडेट रखिए, काम करते रहिए. दूसरा, जो डिजिटल के जब भी आप बात करेंगे तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे जब आप अखबार कोई खरीदता था तो अखबार बेचने जाता था, तो आपका अखबार कितना बिकेगा या कितना चलेगा या कितने रीडर्स तक जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी हॉकर्स के हाथ में होती थी. भले ही बड़ा छोटा लगता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. और यही, अगर आप में से कुछ लोगों ने राजस्थान के दैनिक भास्कर और पत्रिका का कंपैरिजन कभी पढ़ा हो या उसकी डिटेलिंग कभी देखी हो या आपके कोर्स में अगर आया हो, बहुत बड़ा राजस्थान पत्रिका में एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. राजस्थान पत्रिका राजस्थान का एक ऐसा अखबार था कि जब आप बोलते हैं ना जैसे कि अखबार दे दो, या जैसे एक समय था जब आप कहते थे कि निरमा दे दो, आप नहीं कहते थे कि या सर्फ दे दो, आप डिटर्जेंट नहीं याद रखते थे, आप ये ब्रांड्स ने आपके दिमाग में एक ऐसी जगह बनाई थी. तो राजस्थान पत्रिका का एक ऐसी ही जगह थी राजस्थान में जिसे रिप्लेस करना कोई शायद सपनों में भी नहीं सोच सकता था. लेकिन दैनिक भास्कर ने इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई और दैनिक भास्कर ने 1 साल के अंदर पत्रिका को पीछे छोड़ दिया. मतलब जो शायद कोई अपने थॉट्स में भी नहीं सोच सकता था कि ये कैसे हो गया. अगर आप राजस्थान के उस समय को देखें जहां हम थे, हमें याद है कि भास्कर ने एक ऐसे ऑफर चलाए कि आप ये अखबार लीजिए, इसके साथ आपको एक सेलो की कुर्सी फ्री दी. बड़ा सुनने में अटपटा लगता है लेकिन उस दौरान इस ऑफर ने, या आपको ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, या इस ऑफर ने दैनिक भास्कर को इतना गजब का बम दिया कि वहां पे राजस्थान पत्रिका दूसरे नंबर का अखबार बन गया. एक ऐसा अखबार जिसे रिप्लेस करना असंभव सा लगता था. तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वहां उन्होंने, जो दैनिक भास्कर की बेसिक स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने हॉकर्स को पकड़ा, उन्होंने उस असली मीडियम को पकड़ा जो इस अखबार को लोगों तक पहुंचाता है. तो डिजिटल में जब हम बात करें तो जो हमारा हॉकर है, जो हमारा असली जो व्यक्ति है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने का काम करता है, वो है कंटेंट के बाद सेकंड नंबर पे वो है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अगर आप डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको आगे समझना चाहते हैं और अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपको सलाह यही होगी, और आई होप ये सलाह बहुत अच्छी आपको साबित हो, कि आप डिजिटल के साथ साथ सोशल मीडिया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ें. क्योंकि जो आप माल तैयार कर रहे हैं, यानी जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल पर, उसको खरीदने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जो यूजर होगा वो आपको गूगल पे मिलेगा अभी तो, कम से कम. क्योंकि हालांकि गूगल एक अकेला सर्च इंजन नहीं है, लेकिन आपसे भी अगर कोई पूछे कि आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आप सर्च इंजन नहीं बोलते, आप बोलते गूगल कर लो, बिकॉज सिनोनिम बन चुका है गूगल इस समय सर्च इंजन का. अभी जितना मेरा कैलकुलेशन कहता है, इन फ्यूचर गूगल को भी चीजें रिप्लेस करेंगी. बिंज है, बहुत सारे और ऐप सर्च इंजन हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चीजें आप दिमाग में रखें. लेकिन अभी गूगल सबसे बड़ा प्लेस है जहां पे आपकी चीजें दिखती हैं. तो ये डिजिटल ऐसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ बैठे हैं और आप लोगों को भविष्य में पढ़ना है कि भाई डिजिटल मीडिया क्या है, या डिजिटल मीडिया पे मुझे जॉब कैसे मिल सकती है. ये आप जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे, गूगल इस कंटेंट पे या इस सब्जेक्ट पे लिखी हुई सारे जितनी भी चीजें उसके पास होंगी वो उस एल्गोरिदम को सर्च करेगा और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको लाकर देगा. अब वो बेस्ट रिजल्ट तब आएगा, जो आप हैं यहाँ पे जो गूगल पे ढूंढ रहे हैं, वो हमारा यूजर है. ये बेस्ट रिजल्ट तब आएगा जब एज अ कंटेंट क्रिएटर, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि डिजिटल मीडिया पे जॉब कैसे मिले, तो अगर मेरी हेडिंग ये है कि क्या आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं तो डिजिटल आपका एक प्लेस हो सकता है, तो गूगल के सर्च में मैं कभी नहीं हूँ, या आऊंगी तो शायद 10वें 12वें 14वें नंबर पे, क्योंकि मैंने उस जरूरत को एड्रेस ही नहीं किया जो यूजर ढूंढ रहा है. यूजर क्या ढूंढ रहा है, आप लोग जब हैं तो क्या ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं सीधे सीधे कि भाई करियर ऑप्शन डिजिटल मीडिया में. तो अगर मेरी हेडलाइन उसके आसपास है, मेरा कंटेंट उस सीधे उस पे बात करता है, तो मैं सीधे यूजर तक पहुंच जाऊंगी और मैं एक नंबर 1 साइट बन जाऊंगी. यही पूरे डिजिटल का कॉन्सेप्ट है. पूरा जो हम इतना भागा दौड़ी मचा रहे हैं सुबह से शाम तक,
इतना नंबर्स गेन कर रहे हैं, वो सब सिर्फ इस जद्दोजहद के लिए कि आप जो ढूंढ रहे हैं उस ढूंढ में सबसे पहले मैं आऊं, सबसे पहले मेरी सर्च आए। ये डिजिटल मीडिया का पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है काम करने का। तो अगर आप इस पूरे फॉर्म में आना चाहते हैं तो आपको एसईओ समझना बहुत जरूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कंटेंट को इस तरह से तैयार करना कि जब सर्च इंजन ढूंढे, सर्च इंजन सर्च करे आपके यूजर के लिए, तो आपका कंटेंट सबसे पहले वहां तक पहुंचे। अब उसके लिए हम लोग, सबसे पहली शर्त है कंटेंट। जितना यूनिक, जितना मजेदार, जितना नया, जितना फ्रेश कंटेंट आपके पास होगा, आप सर्च इंजन के उतने ज्यादा करीब होंगे। लेकिन सिर्फ ये इतना टेक्निकल या इतना आसान नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर्च इंजन के तहत हम करते हैं, जैसे कीवर्ड्स हुए, टैग्स हुए। कीवर्ड्स अलग काम करते हैं, टैग्स अलग काम करते हैं, हाइपरलिंकिंग अलग काम करती है, आप किसी कंटेंट को बोल्ड कैसे करते हैं। तो ये सब बहुत सारी अंदर की डिटेलिंग है। आई होप अगर हम इस पे कोई बहुत डिटेल में कोर्स करेंगे या बात करेंगे तो हम और इस पे डिटेल में बात कर पाएंगे। तो ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि डिजिटल मीडिया पे एक बेसिक फिनोमेना जो है उसका समझा पाऊँ। डिजिटल मीडिया में काम करने के लिए जो कुछ बेसिक शर्तें हैं, उनमें से सबसे जरूरी है आपकी भाषा। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी। क्योंकि देखिए, ये सारा आईबॉल्स का जो आईबॉल स्केच करने का जो हमारा फीचर है या जो काम है, उसमें सबसे जरूरी है कि आपके पास जो रीडर आए, वो जब कोई चीज पढ़ रहा है तो वो वहां टिके, उसको समझ में आए कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे ये मतलब मुझे यहाँ। आप मान लीजिए जैसे आप रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी इन दिनों काफी चर्चा में, आप लोगों ने भी उसके बारे में खबर पड़ी होगी। हम तो 2 दिन से 4 दिन से उनकी शादियां की खबरें ही करने में लगे हुए हैं। तो आप अगर इस तरह की कोई खबर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या ढूंढना चाहते हैं? जब आप शादी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप शादी के अंदर के फोटोज, उसकी इमेजेस, उसके बेसिक समझना चाहते हैं कि भाई माहौल कैसा है। तो अगर मैं उससे जुड़ी कोई स्टोरी लिख रही हूँ, तो मेरी खबर में अगर मैंने ये खबर ऐसे लिख दी, मान लीजिए कि भाई रणबीर आलिया की शादी हो गई है, ये ब्रह्मास्त्र पे मिले थे, ब्रह्मास्त्र के सेट पे, और पिछले 5 साल से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, या इस तरह का, आपको मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि जो हो चुका है वो आप क्यों पढ़ेंगे? आपकी स्टोरी जब इस अंदाज में होगी कि भाई सुहागन बनी आलिया भट्ट ने सफेद साड़ी में, या गोल्डन बेज सब्यसाची की साड़ी में जब वो दुल्हन बनकर आई, तो उनके पिता की आंखों में आंसू थे। ऑब्वियसली आंसू होंगे, आपने महेश भट्ट के आंसू नहीं देखे। लेकिन यही है कंटेंट क्रिएशन का काम, कि जब आप उस बात को, और खास तौर पे डिजिटल में, क्योंकि डिजिटल में ना क्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, जब आप मोबाइल लेके बैठते हैं, आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं, तो जब ऐसे चीज निकल जाती है ना, तो हमारा सबसे बड़ा चैनल में फिर भी आप 1 मिनट रुकते हैं। अखबार तो खैर आपके पास प्रॉपर्टी, आपने खरीद ही लिया हुआ, पढ़े या नहीं पढ़े इससे अखबार के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक। हमारे इन द सेंस हम सबके पास, जो भी डिजिटल में काम करते हैं, आपके पास भी हो जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स एक ऐसी चीज है, अभी तो इसके और भी बहुत सारे वर्जन आ गए, जिसमें इसके वर्जन नहीं, मतलब इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कॉमस्कोर है, या गूगल जो एनालिटिक्स है वो सबसे आसान और सबसे अभी तक का विश्वसनीय प्लेस है, जहां से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मेरा रीडर मेरी खबर पे कितनी देर रुकता है। आप सोचिए ये फॉर्म या ये तरीका कितना खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे सीधे नौकरियां खाने का काम करते हैं। तो अब जॉब करना, किसी मीडियम में बने रहना, या आपकी जॉब कितनी, आप कितने इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, ये उस कंपनी को समझना या पहचानना बहुत आसान हो गया है। तो जब हम अखबार में काम करते थे तो हम एक खबर छापते थे और हम कह देते थे कि भाई देखिए ये आज सारे में नंबर 1 हेडिंग बनी हुई है। हम खुद ही तय कर लेते थे कि हमारी खबर कितनी अच्छी है, नहीं है, या फिर अखबार के जो आपके साथी होते थे 4-5 आके आपकी पीठ पे हाथ फेर जाएं और आपसे कहें वाह वाह बहुत बढ़िया, तो आपको लगता था हो गया काम, और आप सेटल हो जाते थे कि हाँ मैंने या आपके बॉस तक आप पहुंचा देते। चैनल में आपके पास टीआरपी का एक सिस्टम है, लेकिन यही इसी तरह का एक सिस्टम जब डिजिटल में काम करते हैं तो वो है गूगल एनालिटिक्स, जिसके जरिए आपकी खबर पे कोई यूजर कितनी देर रुका, आपकी खबर के किस हिस्से तक यूजर रुका। यानी अगर आपका 4 पैराग्राफ की खबर है और आपका यूजर 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद बोर होके वापस चला गया, तो वो भी
इसके तहत हमें पता चल जाता है या वो भी हमारे सामने आ जाता है कि इस खबर को लोग सिर्फ इतने पैराग्राफ तक ही पढ़ रहे हैं, इस खबर में इस इमेज तक लोग आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक खबर लगाई और उसमें रणबीर कपूर की शादी की खबर है या फिर सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, तो उनकी जो उनसे जुड़ी जो खबरें थी, अगर उस पे हमने सुशांत के परिवार से जुड़ी कुछ खबर लगाई और हाइपरलिंक किया, हाइपरलिंक मतलब कोई खबर होती है उसी के अंदर जब हम दूसरी खबर को हाइपरलिंक करते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो उस हाइपरलिंक पे जाके क्लिक करते हैं। तो सोचिए इतनी इतनी डिटेलिंग आपको आपके बारे में, आपके काम के बारे में डिजिटल मीडिया में पता चल जाती है। मतलब आप कुछ भी अब यहाँ पे झांकी बनाने का काम आपके पास नहीं है। यहाँ हम सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं। एक आदमी एक दिन में कितनी खबरें फाइल कर रहा है, वो खबरों की लेंथ कितनी है, कितने वर्ड्स की खबरें हैं, इस खबर पे किस दुनिया के किस हिस्से से कौन आदमी आ रहा है। डिजिटल की सबसे बड़ी ताकत भी यही है और शायद कमजोरी भी, कि जो आप चाहे इंग्लिश में काम कर रहे हो या हिंदी में काम कर रहे हो, आपके पास जो यूजर है वो जर्मनी से भी आ सकता है और जामनगर से भी आ सकता है, वो कोटा से भी आ सकता है, वो कोरिया से भी आ सकता है। तो अग इस चीज को आप समझ सकते हैं ऐसे कि जर्मनी में DW करके एक साइट है जहाँ पे जर्मन साइट है, यहाँ से बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और हिंदी का वो साइट है और वो बहुत जाना माना साइट है। आप देख भी सकते हैं DW हिंदी। तो जर्मनी में की साइट है जो हिंदी में चल रही है और वो बहुत पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले तो जो जितने भी लोग भाषा को लेके कंफ्यूज हों कि भाई डिजिटल में अंग्रेजी ज्यादा चलेगी या हिंदी ज्यादा चलेगी, या जर्नलिज्म में हिंदी ज्यादा चलेगी या अंग्रेजी ज्यादा चलेगी, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर या हिंदी को लेके अगर आपको किसी ने डराया हो या समझाया हो, मैं तो अपना करियर हिंदी में चला ही रही हूँ इतने सालों से। और आपने अपने आसपास कई सारे स्पोर्ट्स चैनलों को हिंदी में तब्दील होते हुए देखा होगा, आपने बहुत सारी अंग्रेजी साइट्स की हिंदी साइट्स आती देखी होंगी। तो आप ये समझिए ये सिर्फ साइट्स को बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये डिमांड है हिंदी की, हिंदी भाषा बोलने वालों की। दुनिया की बहुत बड़ी भाषाएं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, उनमें तीसरे नंबर की भाषा है ये। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। तो इस भाषा में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, लेकिन आप समझिए आप हिंदी में अच्छा तभी लिख सकते हैं जब आपको अच्छी अंग्रेजी आती है। मेरा अंग्रेजी आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ बात करें, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको अंग्रेजी के बारे में या अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक खूबसूरत हिंदी का पीस उसको कन्वर्ट करके लिख पाएंगे। क्योंकि एक मजबूरी है कि बहुत सारे अच्छा कंटेंट, या फिर अगर आप इंटरनेशनल सिनेमा पे बात कर रहे हैं या अगर आप इंटरनेशनल किसी और सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फील्ड सिनेमा है तो शायद बार बार उसी के एग्जाम्पल आ जाते हैं, या फिर अगर आप हेल्थ पे कवरेज कर रहे हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट आई थी, उन्होंने कहा शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस। So if you are interested in science, you need to understand English perfectly so that you can convert the particular article or anything in Hindi, ताकि वो हिंदी के रीडर को सही और सटीक जानकारी जा पाए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हमें हिंदी आती है, आने इससे कतई मतलब नहीं है कि आप किस भाषा में कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, कि कन्वर्सेशन की एक भाषा बहुत है। आपको अंग्रेजी की व्याकरण के हिसाब से उसे जरूर समझना चाहिए, ताकि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो या अगर किसी ने अपने वाक्य में कहा हो कि माय इंग्लिश इज या माय पॉलिटिक्स इज गोइंग टू डॉग, तो आप ये ना समझ जाएं कि उसकी राजनीति कुत्तों के पास जानी है। आपको उस फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए। ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल है जो कई जर्नलिस्ट के साथ दिक्कत होती है, या कई आगे जब हम जाते हैं तो परेशानी होती है। डिजिटल की जहाँ हम बात कर रहे थे, मैंने आपको उसके फॉर्म्स और वो सब तो बता दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है जॉब। तो अगर आप इसको अपने करियर के तौर पे देखना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो समझनी दिमाग में लेके अगर आप चलें। सबसे पहला तो स्पीड, जो डिजिटल फॉर्म की सबसे अच्छी बातें हैं, या जो इसकी हम कहें ना एंड में तारीफ कर दें, तो अच्छी चीज ये है कि ये बहुत स्पीडी है, बहुत स्पीड है इसमें। आप बैठ के आराम से रिलैक्स वाले मोड ये नहीं है। जब आप डिजिटल, आप अगर जैसे हमारे अगर आप न्यूज रूम में आ जाएंगे, कई बार लोग एक दूसरे पे गुस्सा कर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वही लोग साथ बैठ के आपको चाय पीते नजर आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम सब काम के प्रेशर में
जब आप कोई खबर ब्रेक हो रही होती है तो वो एक ही खबर 4 जगह से ब्रेक हो रही होती है, 4 अलग अलग फील्ड के लोग। अब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में अगर कोई खबर है या विराट कोहली से जुड़ी कोई खबर है, तो आप उसमें स्पोर्ट्स का एंगल भी ढूंढते हैं, आप उसमें फिल्म्स का एंगल भी ढूंढते हैं, आप अपनी फील्ड का एंगल उसमें ढूंढ के तुरंत उससे जुड़ी हुई खबर को ब्रेक करते हैं। तो डिजिटल में आप स्पीड में बनी रहिए, वो स्पीड आपकी बॉडी में भी होनी चाहिए ताकि आप फटाफट खबर ब्रेक कर सकें, वो स्पीड आपके थॉट प्रोसेस में भी होनी चाहिए ताकि आप नए आइडिया पे तुरंत काम करना शुरू कर सकें। अगर आप देखेंगे बहुत सारे मतलब अच्छे कवरेज की मैं बात करूं तो रणबीर आलिया की जो अभी शादी, जो अभी एकदम हालिया इवेंट है जो हो रहा था पिछले कुछ टाइम से, या फिर जैसे यूक्रेन और रूस का जो अभी युद्ध चल रहा है, बहुत सारे कंटेंट हैं जिसपे कई लोगों ने बहुत डिटेलिंग में खबरें की, जबकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ खबर करने में लगे। और जो डिटेल है ऐसे मुद्दों पे जब आप बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो अक्सर देखिए कंटेंट का कोई, कंटेंट इज द किंग, और ये बहुत सुना होगा आपने, लेकिन ये यकीन मानिए ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये फ्रेज कभी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि आप कितना भी एआई ले आइए, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कि अब क्योंकि हम जैसे खबर लिखते हैं एक बेसिक पैटर्न होता है, थोड़ा सा एसईओ वाला उसमें फिक्स कर दीजिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे, इवन माइक्रोसॉफ्ट अगर आप लोगों को पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट में ये कोशिश भी शुरू की कि उनकी खबरें एक फिक्स पैटर्न में आने लगे और एक फिक्स फॉर्मूला वो यहाँ से लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो खबरों को अपनी साइट पे ले आएंगे ताकि लोगों को नौकरियां कम देनी पड़े, फैक्ट अगर हम बात करें तो, और उसमें बहुत कम लोगों को रख के वो ये काम कर सके। लेकिन शुरुआत में बड़ा पैनिक मचा था उसके बाद कि अरे क्या सब जगह ऐसा ही हो जाएगा। इवन एक मुझे वो चैनल का नाम याद नहीं है, ब्रिटेन का चैनल है जिसने एक एंकर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने एंकर भी बिठा दिया जिसको पीछे से फीड उसके अंदर डाला जाता था, और वो एंकर इन द सेंस कि वो आदमी नहीं है, वो वर्चुअल क्रिएट किया गया एंकर है जिसको आप वर्चुअली जो पीछे से बताते जाएं वो उसमें लिखता जाए। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में भी शायद वेस्ट में चल रहा हो, अपने यहाँ तो नहीं चल पाएगा क्योंकि जब तक एंकर चिल्ला के आपके गला पकड़ के अपनी बात ना रखे तो वो कैसे चलेगा। तो अभी का तो कल्चर यही है। तो अभी तो देखते हैं, अभी तो दूर की चीज है, लेकिन आपको ये सब चीजें समझ के कि इसके अंदर भी हम कहाँ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो हो सकता है मैं अभी आपसे जो बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रटा हुआ पैटर्न आपको, या हो सकता है आपको लगे कि मैं बड़ी बहुत सारी फैली हुई बातें कर रही हूँ क्योंकि ये मीडियम बहुत फैला हुआ है, और दूसरा हो सकता है जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ बहुत कुछ चेंज ही हो रहा हो आसपास, बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर ही आ गए हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल के साथ। तो जैसे मैंने कहा स्पीड, दूसरा रीच, जिस पे हमने बात कर चुके हैं हम कि आप खबर कोलकाता में लिख रहे हैं या झारखंड में लिख रहे हैं या बिहार में या राजस्थान में, आप कहीं भी खबर लिख रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रीडर हर जगह है और वो हो सकता है यहाँ लिखी गई खबर कहीं भी पढ़ी जाए। तो रीच बहुत ज्यादा है, और जो आप समझ भी सकते हैं डिजिटल जो गूगल एनालिटिक्स जिसकी मैंने बात करी उसके जरिए आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। राइटिंग यहाँ बहुत डिफरेंट है, आप बहुत सारे मीडियम्स की राइटिंग के बारे में पढ़ते होंगे। डिजिटल के साथ क्या है कि यहाँ फिक्स पैटर्न की राइटिंग नहीं कर सकते। जैसे अखबार में आपको सिखाया जाता है कि भाई एक इंट्रो होना चाहिए, फिर एक बॉडी होनी चाहिए, इंट्रो में सारी बात नहीं आती है, 5W1H वाली बात होती है। डिजिटल में कई बार हम 5W1H का उल्टा कर देते हैं क्योंकि कई बार पैटर्न्स बहुत चेंज होते हैं। जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं यूजुअली हमें समझाया जाता है कि हेडिंग में ऐसे नहीं लिखा जाता, हेडिंग में वैसे नहीं लिखा जाता। तो लेकिन जब हम डिजिटल में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप एक दिन में 10-10 12-12 खबरें फाइल कर रहे होते हैं, और आप महीने में आप अपना एवरेज लगा लीजिए कि आप कितनी खबरें फाइल करेंगे, तो आप हर खबर पैटर्न में नहीं लिख सकते। तो यहाँ कई बार जब आप ब्लॉग लिखते हैं या कई बार अगर आप नॉर्मल खबर भी लिख रहे होते हैं तो आप इंटरटेनमेंट भी खबर को क्रिकेट की लैंग्वेज के साथ लिखते हैं कि भाई इसकी गूगली पे वो अपना दिल दे बैठे, या उनके इस अंदाज में आप लिखते हैं। या फिर कई बार आप क्रिकेट की कोई खबर लिख रहे होते हैं तो उसमें एंटरटेनमेंट का एक फुट डाल देते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। तो भाषा यहाँ बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, तो उसका ध्यान बहुत रखना जरूरी है। और ऑप्टिमिस्टिक आखिर में अगर मैं अपनी बात रखूं, मैं चाहूंगी कि कुछ सवाल अगर हो स्टूडेंट्स के तो वो जरूर पूछें। तो ऑप्टिमिस्टिक बात करते करते मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है,
और यही एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको कहते हैं ना कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए। आपको मीडियम अगर किसी और मीडियम में काम करना है, अखबार खोलना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, चैनल खोलना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन डिजिटल मीडिया एक ऐसा मीडियम है, अगर आप अपनी एक एक्सपर्टीज तैयार कर लेते हैं, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप इस पे काम करते हैं, तो आप बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ भी खुद घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप YouTube पे अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं। आप Facebook अभी तो बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है, वो बहुत सारे लोगों को काम दे रहा है, तो वहां आप काम कर सकते हैं। बस एक ही इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है क्रिएट योर सेल्फ, क्रिएट योर इंटेलिजेंस। आप किस पे काम कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे तैयार कीजिए, जो आप इस स्कूल में या इस कॉलेज में कर रहे हैं। क्योंकि ये काम अगर आपने अच्छे से किया ना, यकीन मानिए बाहर जाके आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पे डिजिटल स्पेस के आने के बाद, कि आप बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छे ओहदे पे या एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच। Hello ma'am, my name is Ritika. My question is, what are the challenges we all face or you faces when you started your career in digitally way? Or any advice for us? यस ऑफ कोर्स, चैलेंजेस की मैं बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में। खासतौर पे जब मैंने डिजिटल में आने की शुरुआत की थी, उस समय डिजिटल इतना ज्यादा बूम पे नहीं था, या इतना लोग डिजिटल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। तो सबसे पहले तो आपके डिसीजन पे ही सवाल होते हैं। मैं नवभारत टाइम्स जैसे बहुत अच्छे ब्रांड में काम कर रही थी, तो जब मैंने डिजिटल आने का सोचा, तो मैंने 5 साल नवभारत टाइम्स में काम किया, तो मुझे अजीब अजीब से सवाल पूछे गए कि .com बनोगी या अरे डिजिटल में कौन बैठता है। क्योंकि जब अगर आप आज से 6-7 साल पहले का वो देखें, टाइम देखें, तो जो अखबार के बहुत बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, या जैसे मैं नवभारत टाइम्स में काम करती थी, तो नवभारत टाइम्स की बहुत बड़ी बिल्डिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की, मुंबई में। मैं मुंबई में थी, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा कमरा, जो जिसको शायद आप स्टोर रूम तरह से कहें, वहां .com चलता था। तो आप समझ लीजिए कि जो प्लेस होता है ना, तो लोग उसी हिसाब से कहते हैं इतने से ऑफिस में चलता है, 4 लोग बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये कोई जर्नलिज्म थोड़ी होता है। तो उस समय इतना विजन नहीं था, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल थी। शुरुआत में सबको लगता था कि ये कंप्यूटर में बैठ के कौन जर्नलिज्म कर सकता है, तो ये क्या काम होता होगा, ये तो हमारी खबरें छाप रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं। तो मुश्किल था उस समय मेरे लिए, क्योंकि इस मीडियम के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, और खुद को भी मोटिवेटेड रखना कि नो, दिस इज गोना बी अ फ्यूचर, सो फोकस ऑन दिस। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज था। और आप लोगों को तो मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं, अभी मतलब डिजिटल के लिए ना सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मेक योर सेल्फ, आई थिंक, प्रिपेयर इनफ फॉर दिस फील्ड। जैसे मैंने आपको बार बार कहा, स्पीड के लिए तैयार रहिए। क्योंकि कई बार ना आपको लगता है अरे यार यहाँ से ये क्यों चिल्ला रहा है, आप हेडिंग लिख रहे हैं, पीछे से अचानक दूसरा आदमी चिल्लाएगा। इस माहौल के लिए अपने आप को प्लीज तैयार कीजिए। क्योंकि यहाँ ना स्लो, इजी, या कोई आपसे कहे बेटा, जैसे स्कूल में आपसे टीचर्स बड़े अच्छे से बात करते होंगे कि आपका कौन, या फिर हो सकता है गुस्सा भी करते, लेकिन वो 1 मिनट के लिए कि आप ये वाला प्रोजेक्ट है करना है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब आप डिजिटल में काम करेंगे, प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ, और अपना ईगो थोड़ा सा कम कर लीजिए सब लोग। क्योंकि जब आप काम करते हैं ना, आपको लगता है अरे ये ऐसे कैसे बोल गया, 10 मिनट बाद आप देखेंगे वही आदमी आपके साथ बैठ के चाय पी रहा होगा या फिर खाना खा रहा होगा। क्योंकि इतना प्रेशर है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप भी चिल्लाएं किसी और पे। तो इन सारे मेंटल प्रेशर को झेलने के लिए तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको झेल गए ना, या इस सारे उसको माहौल को, उसके बाद क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है ही, नॉलेज जैसे बाकी सारे फील्ड्स में चाहिए वो इसमें चाहिए। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है इस माहौल के लिए तैयार होना, स्पीड के लिए स्पीडी रखना, और अपनी लैंग्वेज पे काम करना। Thank you, ma'am. थैंक यू। Any other question?
Ma'am, we'll come to the end because we have time constraints. So first, I'd like to play your short profile that was not able to play in the beginning. So we can have your short profile now. न्यूज 18 के इस स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा। है और विमेंस डे के इस मौके पर आप सभी को विमेंस डे की शुभकामनाएं। ये यहाँ से सीमा जी, दरअसल मैं यही पूछना चाह रही थी कि हाय दीपिका, पहले तो मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारी हिंदी से। तो पॉपुलर थॉट के अगेंस्ट जब भी कोई एक्टर, जब भी कोई कलाकार, कोई भी कलाकार अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो वो ट्रोलिंग का शिकार क्यों हो जाता है? तो ये थे हमारे साथ कृष्णा, कश्मीरा और ऋषभ। आखिर क्यों इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी फीमेल सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है? पढ़िए इस पर एक विशेष रिपोर्ट आज रात 9 बजे हमारे डिजिटल प्राइम टाइम में। इस स्टोरी को पढ़ें और अपनी राय जरूर जाहिर करें, क्योंकि आपकी राय की हमें प्रतीक्षा रहेगी। So this was ma'am's short video profile. Now we will come to the conclusion, and I would like to call Samisha to propose the vote of thanks. Digital media is like a megaphone. It amplifies your ability to reach more people. A very pleasant good morning to one and all present here. This is Samisha on behalf of Amity School of Communication, and I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks on memorable webinar. First and foremost, I would like to thank to our Honorable Vice Chancellor, Dr. T.R. Venkatesh sir, who is the guardian behind all the events that is happening in our campus. Our Pro Vice Chancellor, Dr. Vivekanand Pandey sir, who always motivates us to do better. I express my heartfelt thanks to our guest speaker, Ms. Deepika Sharma ma'am, for her valuable and inspiring presence, and we look forward for your guidance and support in future too. Amity School of Communication is known for encouraging students to achieve milestones through hard work, foresightedness, innovation, and perseverance. We believe in learning by doing, and this webinar is another example of it. I would like to thank the head of our department, Ms. Shweta Priya ma'am, for her constant support. I would also thank the pillars of our department, Professor Juni ma'am, Professor Rahul Ahuja sir, Professor Batsa Alam sir, Professor Shashank Kishore Mishra sir, and Mr. Naveen Kumar, for continuously supporting and guiding us.
Now, I would like to take this opportunity to place on record our sincere gratitude to the IT and technical department for their perfect support throughout the year. And at last, I would like to thank all the students for their presence, for their patience and interest. Indeed, we look forward for more such interactive sessions. Thank you, everyone. Thank you for joining this session and making it a great success. Thank you. Thank you, Sameeksha. And on behalf of Amity Institute of Communication and Amity University Patna, I would like to send my artist thanks to Deepika ma'am for giving your valuable time and your insights for the students. So ma'am, can you wind up the session? So for this, we are just ending and winding up the sessions. Thank you, everyone. Thank you.